नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटी न्यूज। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरुआत कर लेते हैं बुलेटिन के इस वक्त की अहम सुर्खियों के साथ। पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों को प्रधानमंत्री मोदी की श्रद्धांजलि। कहा, कभी कामयाब नहीं होंगे आतंकवादियों के नापाक मंसूबे। पहली बरसी पर देश की आंखें नम। पीएम मोदी पर अमर्यादित टिप्पणी पर फंसे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। बयान की चौतरफा निंदा। भाजपा की चुनाव आयोग से सख्त कार्रवाई की मांग। बंगाल और तमिलनाडु में कल डाले जाएंगे वोट। चुनाव आयोग ने की व्यापक तैयारियां। वहीं बंगाल में दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर। ममता के खिलाफ ईडी की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आईपैक पर छापेमारी से जुड़ा है मामला। ममता पर है ईडी की कार्रवाई में हस्तक्षेप का आरोप। और शुभ मुहूर्त में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ खुले केदारनाथ धाम के कपाट। भक्त अगले 6 महीनों तक कर सकेंगे बाबा केदार के दर्शन। सीएम धामी ने लिया बाबा का आशीर्वाद। और एक एक करके अब खबरें विस्तार से जानते हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वाले निर्दोषों को श्रद्धांजलि दी है। विभत्स आतंकी हमले को याद करते हुए उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा है कि मैं पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों को श्रद्धापूर्वक याद करता हूं। उस विभत्स और कायरतापूर्ण आतंकी कृत्य में और इस समय जो प्रतिनिधिमंडल है भाजपा का, वह चुनाव आयोग से मुलाकात करेगा। और आपको बता दें कि यहां आप देख सकते हैं केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण को, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू को, जो प्रेस को संबोधित करेंगे। मत गिराना इसमें, रखो यार, जल्दी रखो, मत गिराना, आज भारतीय जनता पार्टी का एक हाई लेवल डेलीगेशन इलेक्शन कमीशन से मिले हैं। इस डेलीगेशन में हमारे वरिष्ठ मंत्री, देश का वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, मैं, कानून मंत्री मेघवाल जी, पार्टी का महासचिव अरुण सिंह जी और पार्टी के इलेक्शन इंचार्ज ओम पाठक जी फुल कमीशन से मिले हैं। हम लोग बहुत ही दुखी मन और बहुत ही आक्रोशित होकर के कमीशन से मिले हैं, क्योंकि नॉर्मली चुनाव आयोग को हम लोग चुनाव प्रक्रिया को लेकर के कोई विशेष काम होगा तभी आते हैं, लेकिन आज हमारा डेलीगेशन जाने का मुख्य मुद्दा है जो कांग्रेस का अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने आदरणीय प्रधानमंत्री के ऊपर जो शब्द इस्तेमाल करते हुए अपमानित करने का काम किया। मुझे लगता है ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का विषय नहीं है, ये हमारा देश का विषय है, लोकतंत्र का विषय है। देश का प्रधानमंत्री को आतंकवादी कहना, देश का प्रधानमंत्री को टेररिस्ट कहना, आप सब समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र और जो हमारे जीवन में
एक इंसान को किस तरीके से बिहेवियर करना चाहिए, आचरण कैसा होना चाहिए, इसका नीचे स्तर जहां ले गया है, मुझे लगता नहीं है कि आज तक कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी ने ऐसा अपशब्द प्रधानमंत्री जी के ऊपर में प्रयोग किया है। देश का प्रधानमंत्री सिर्फ बीजेपी का प्रधानमंत्री नहीं होता है, ये देश का प्रधानमंत्री होता है, आपका मेरा सबका प्रधानमंत्री होता है। चुनाव में मत प्राप्त करके हमारे 140 करोड़ भारतीयों का आशीर्वाद के बाद दुनिया के सबसे बड़ा लोकतंत्र का भारत देश का प्रधानमंत्री हुए हैं। और प्रधानमंत्री को आतंकवादी कहना, आप सब समझ सकते हैं कांग्रेस का मानसिकता 2007 से जो शुरू हुए हैं। 2007 में मौत का सौदा कह करके उस समय का कांग्रेस अध्यक्ष ने, और उसके बाद जितना शब्द प्रधानमंत्री जी के ऊपर में जो उपयोग किया है, चाहे प्रधानमंत्री जी को नीच इंसान कहा है, चाहे वो कमांडर इन चीफ कहा है, पॉइजनस स्नेक जहरीला सांप कहा है, क्या क्या प्रधानमंत्री जी को नहीं कहा। लेकिन आज तो सारा जो सीमाएं है वो लांघ दिया है, सीमाएं पार कर दिया है। देश का प्रधानमंत्री हम सब का नाम ऊंचा करके दुनिया में एक बहुत मजबूत नेता, लोकतंत्र का प्रतीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मानते हैं। आज वह पहलगाम में जो आतंकवादियों ने हमारे इनोसेंट लोगों को मारा, उसका भी साल गिरा है। और आज के दिन हमको चुनाव आयोग में आकर के इस बात को लेकर के गंभीरता के साथ मुद्दा उठा रहे हैं। हमने कमीशन को रिक्वेस्ट किए हैं कि देश का कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर इस तरह का भाषा का प्रयोग करेंगे तो ये हमारे पार्टी का, सरकार का विषय नहीं है। लोकतंत्र के लिए बहुत ही ये घिनौना हरकत है और लोकतंत्र को ये बहुत नीचे तरीके से कमजोर करने जा रहे हैं। सख्ती से सख्ती कार्रवाई किया जाए, हमने मांग किया है। और हमने ये भी मांग किया है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी, कांग्रेस पार्टी पूरा देश के लोगों से माफी मांगे और इलेक्शन कमीशन उपयुक्त कार्रवाई करना चाहिए, ताकि कोई हिम्मत ना करे कि देश के प्रधानमंत्री को आतंकवादी कहे। इसका जरूरत नहीं होना चाहिए और सब लोग को सबक मिलना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन को होते हुए इतना गलत काम, इतना गलत बातें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं करना चाहिए। इसका भी हम लोग ने मांग किया है। चुनाव आयोग ने हमारे बातों को सुन करके उन्होंने उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए बात कहा है। हम आश्वासित हैं, हम उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन जरूर कार्रवाई करेंगे। और मैं निर्मला जी को अनुरोध करता हूं, एक मिनट, मैं निर्मला जी को अनुरोध करता हूं कि हमारे मीटिंग के बारे में आपको थोड़ा सा और जानकारी दें। Today we appeared before the full commission to bring to the notice of the commission that no less a person than the president of the Congress party and the leader of the opposition in Rajya Sabha has spoken in such condemnable words, and not just anywhere, not sitting with his friends. He went choosing an election-bound state, sitting there, addressing the media, and in that chose to call the Prime Minister a terrorist. And as Kiranji rightly said, today we mark the solemn and a very soulful day of 1 year completion after the Pahalgam attack, where civilians, unarmed civilians, were killed right in front of their families. We are just marking today the first complete year. And on the eve of that day, today, President of Congress Party goes to an election-bound state
Chennai, he sits in a press conference and says this. It has been a pattern in the Congress party that they use chosen abusive language against the Prime Minister. And they repeatedly use it. There's no change or correction in their course. They've not changed their approach. And today, when we appeared before the commission, the full commission, we highlighted the fact that if a party repeatedly does this and calls the Prime Minister all kind of abusive names, today the words that Shri Mallikarjun Kharge has used, calling him a terrorist, is the bottommost in the pit that they have falling. A country where its Prime Minister has repeatedly said zero tolerance for terror. We will take every action, as opposed to the way in which Congress-led UPA acted on terrorists. They did all kinds of compromises. They didn't take any action. Whereas you find a Prime Minister who has taken sternest position and made sure terrorism is not given any inch of a space in this country. And here is the Congress party president calling him a terrorist. Outrageous. It's, as was rightly pointed out by our Law and Justice Minister in the commission, it's both an insult to the elected mandate given by the people of India. 140 crore people have given this mandate. It's an insult. More importantly, it is an insult to the entire system in this country, where through elections people choose their leader, and once chosen, he is the leader for the entire country. So we have demanded that the Election Commission take it in all its seriousness. The election process is still on. Tomorrow you have election in Tamil Nadu and phase 1 in Bengal. And here is a party which is completely frustrated and in its deep hate towards the Prime Minister. They're using words to insult him as a person and insult the Prime Minister, which is an institution that Prime Minister Modi holds. It is an insult to the mandate of the people. So we've requested the Commission to take this in all its seriousness and act firmly and sternly. Thank you. मुझे एक चीज सिर्फ एक चीज और कहना है। चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन जो कार्रवाई करना है वो तो इलेक्शन कमीशन करेगा, लेकिन हमारे देश का प्रधानमंत्री को टेररिस्ट कहा है। जितने टेररिस्ट हमारे देश के खिलाफ लड़ाई लड़ता है, सारा टेररिस्ट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही सारा टेररिस्ट को हम खत्म करेंगे। और जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, कांग्रेस पार्टी को भारत का जनता सबक सिखाएगा। कांग्रेस पार्टी को पूरे देश का जनता सबक सिखाएगा, लेकिन टेररिस्ट को मोदी जी के नेतृत्व में ही सबक सिखाएगा। Sir, the Congress party basically says the Congress. एक मिनट कोई प्रेस ये आज हम लोग स्पेसिफिक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री जी को आतंकवादी कहा है, वो विषय को लेकर के हमने स्पेसिफिक कंप्लेंट लॉन्च किया है। बहुत जोर कार्रवाई करने के लिए मांग किया है और हम लोगों ने सुझाव भी दिया है। कई प्रावधान है, चुनाव अच्छा से चलना चाहिए, कमीशन को हम साथ देते हैं, हम कमीशन का सम्मान करते हैं, लेकिन मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट चुनाव प्रक्रिया को खराब करने के लिए कोई भी पार्टी काम करता है तो उसका खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा है, तो उसमें पश्चिम बंगाल की सम्मिलित हो जाता है। Sir, Congress party has said that Mallikarjun Kharge has clarified over this remark. They said that he was saying that they are being terrorized by the agencies. He has, in fact, Mallikarjun Kharge ji has qualified his own statement by using foul language. Is Prime Minister using agency to terrorize the people of the country? Agencies are constitutional bodies. They are all statutory bodies. Calling them terrorist organization,
That itself shows that the mentality of the Congress party is degraded. How can Congress party misuse their own position as the principal opposition party to abuse the Prime Minister? That is the question. Sir, have you also asked to register a case against Mallikarjun? वो तो part of the प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की विवादित टिप्पणी से जुड़ा ये मामला है। आज भाजपा का उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल चुनाव आयोग से उन्होंने मुलाकात की है और इलेक्शन कमीशन से मिला है भाजपा का ये प्रतिनिधि मंडल, जिसमें केंद्रीय मंत्री वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू, साथ ही साथ अर्जुन राम मेघवाल भी शामिल हैं। और यहाँ संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव आयोग से उनकी जो बातचीत हुई है उसमें कहीं ना कहीं ये जो विवादित टिप्पणी, जो आपत्तिजनक शब्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इस्तेमाल किए गए हैं वो बेहद ही शर्मनाक है। और उन्होंने कहा कि हमने सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है और उपयुक्त कार्रवाई की भी मांग की है और साथ ही साथ कहा है कि देश की कोई राजनीतिक पार्टी अगर इस शब्द का इस्तेमाल करती है तो ये लोकतंत्र से जुड़ा मामला है। कांग्रेस अध्यक्ष ने सारी सीमाएं लांघ दी हैं। प्रधानमंत्री मोदी के आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है, ये कहना है भाजपा के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का। ये 140 करोड़ देशवासियों का अपमान है, किरण रिजिजू ने कहा है। और उन्होंने कहा कि पहले भी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ऐसे कई बार आपत्तिजनक शब्द प्रधानमंत्री के लिए बोल चुके हैं। कांग्रेस की ये टिप्पणी अमर्यादित है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आतंकवाद को खत्म करेंगे। उन्होंने बोला कि पहलगाम की आज पहली साल हुआ है और बड़े दुखी मन के साथ उन्होंने चुनाव आयोग से मुलाकात करी है और प्रधानमंत्री को आतंकवादी बोलना, जिन्होंने जीरो टॉलरेंस की नीति आतंकवाद के खिलाफ अपनाई है। साथ ही साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी प्रेस को संबोधित किया। उन्होंने कहा चेन्नई की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद वे वापस भी नहीं लेते हैं, ये बेहद ही शर्मनाक है। और साथ ही उन्होंने कहा कि खड़गे का जो ये बयान है आम जनता का अपमान है, इससे पूरे देश की व्यवस्था का अपमान हुआ है। हमने चुनाव आयोग से मांग की है कि इस पर कार्रवाई की जाए। मल्लिकार्जुन खड़गे देश के सामने आके माफ़ी मांगे और साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को उन्होंने आतंकवादी कहा है। पीएम मोदी के नेतृत्व में ही हम आतंकवाद को खत्म कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को देश की जनता सबक सिखाएगी। किरण रिजिजू ने बड़ी बात कही, कांग्रेस की देश की जनता अब सबक सिखाएगी। जिस तरीके से उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए यह आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया है, विवादित शब्द बोले हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आतंकवादी को बुलाया है और उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं आचार संहिता का भी उल्लंघन है। ऐसे में चुनाव आयोग से मुलाकात करके उन्होंने इस पर उपयुक्त कार्रवाई की मांग की है, सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है और संज्ञान लेने को कहा है। साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष को सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगने का भी निर्देश दिया जाए। ये भाजपा का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने जब आज नई दिल्ली में चुनाव आयोग से बातचीत की है तो ये सभी बातों को उन्होंने सामने रखा है। इस समय हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। शैलेंद्र, कुछ ही वक्त पहले भाजपा का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मुलाकात किया, क्या मुख्य बिंदु पर बातचीत हुई और चुनाव आयोग से क्या मांग की है भाजपा के इस प्रतिनिधिमंडल ने? देखिए, चेन्नई में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए नेता विपक्ष राज्यसभा और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बेहद आपत्तिजनक बात कही थी और उन्हें आतंकवादी बताया था। और तुरंत ही हमने देखा था कि बीजेपी की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया आई थी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और तमाम बीजेपी नेताओं ने एक्स पर पोस्ट करके कांग्रेस अध्यक्ष से माफ़ी की मांग की थी और ये कहा था कि चुनाव आयोग से मिलेंगे। आज अब से थोड़ी देर पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की अगुवाई में बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिला है और चुनाव आयोग को एक ज्ञापन सौंपा गया है बीजेपी की तरफ से और उसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि इस तरह के बयान ये एक पराकाष्ठा है। लोकतंत्र में इस तरह के बयान की कोई जगह नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 140 करोड़ जनता उनको चुनकर वो प्रधानमंत्री बने हैं और ये सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी का अपमान नहीं है, ये दरअसल देश में जो व्यवस्था है, जो लोकतंत्र है, उसका अपमान करने की बात है। और ये कोई पहली बार नहीं है जब कांग्रेस के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आतंक के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिए हैं, बल्कि इससे पहले भी आप देखें मौत का सौदागर जब सोनिया गांधी ने कहा था गुजरात के चुनाव में 2007 में नीच कहा गया था,
चाय वाला कहा गया था और इस तरह से तमाम ऐसे बयान दिए गए थे। जब हमने देखा कि समय समय पर जनता ने जवाब दिया। बीजेपी का कहना है कि देश की जनता जवाब देगी और चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए, इस पर पूरी तरह से संज्ञान लेना चाहिए। इसके साथ चुनाव आयोग से बातचीत के दौरान उन्होंने ये भी कहा कि पहलगाम के हादसे को आज 1 साल पूरा हुआ है और उस 1 साल होने से एक दिन पहले देश के प्रधानमंत्री को आतंकवाद कहना, जिसके नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, जिसके नेतृत्व में जीरो टॉलरेंस नीति आतंकवाद के खिलाफ हमेशा से भारत सरकार प्रतिबद्ध रही है, उसको, उस देश के प्रधानमंत्री को, साथ ही देश के सर्वोच्च नेता को इस तरीके से बोलना, विवादित टिप्पणी देना और उसके बाद उस शब्द को वापस भी ना लेना, ये बेहद ही निंदनीय है। भाजपा का इस समय हल्ला बोल साफ तौर पर दिख रहा है। शैलेंद्र, देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से एक सफाई तो आई है, लेकिन बीजेपी उस सफाई से संतुष्ट नहीं है। बीजेपी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीते वर्षों में जितना टेरर नेटवर्क को तोड़ने का काम हुआ है, आज आप देखें कि आतंकवादियों की जो नेटवर्क है उसे पूरी तरह से खत्म करने के कगार पर हम पहुंच गए हैं और हमें सफलता काफ़ी मिल रही है। और जिस तरह से देश में आप देखें कि आतंकी गतिविधियाँ अब खत्म होने की तरफ गई हैं और हमने एक बहुत अच्छा सिस्टम व्यवस्था बनाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में लगातार टेरर नेटवर्क खत्म करने की ओर हम एक तरह से सफलता पा रहे हैं। और ऐसे समय में ये कहना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आतंकवादी हैं, ये सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी का अपमान नहीं है, ये डेमोक्रेसी का अपमान है, ये दरअसल देश की जनता का अपमान है। कांग्रेस के नेता को इसलिए खुद माफ़ी मांगनी चाहिए और चुनाव आयोग को संज्ञान लेकर कार्रवाई करनी चाहिए इस बयान के खिलाफ। इसीलिए बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल जिसमें वरिष्ठ नेता शामिल थे, चुनाव आयोग से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि दरअसल ये एक पराकाष्ठा है नीचे जाने की, स्तर को नीचा करने की। जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे ने इतना बेहद आपत्तिजनक, घोर आपत्तिजनक बयान दिया है और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से चुप है, वो सामने आकर माफी नहीं मांग रही है। इसके साथ शैलेंद्र, जिस तरीके से हमने देखा कि पहले भी मल्लिकार्जुन की जुबान जो है पहले भी कई बार फिसली है, लेकिन भाजपा का इस बार कहना है कि सारी हदें लांघ दी गई हैं इस शब्द का इस्तेमाल करके। जी देखिए, कई बार मल्लिकार्जुन खड़गे इस बहाने से कि उन्हें हिंदी अच्छी नहीं आती या फिर उनका अभिप्राय अलग था, वो सफाई में बातें कहते रहे। इस पर भी उन्होंने एक तरह से सफाई दी है, लेकिन बीजेपी का स्पष्ट तौर पर कहना है कि ये सोची समझी एक रणनीति है, एक पैटर्न है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा आपत्तिजनक बयान देना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, खासतौर पर जब देश में किसी राज्य में चुनाव हो रहा हो। चेन्नई में हम जानते हैं कि तमिलनाडु में चुनाव हो रहा है और वहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से बातचीत करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है, तो ये स्लिप ऑफ टंग नहीं है, ये पैटर्न है जो दिखाता है कि गुजरात के चुनाव में सोनिया गांधी ने इस तरह के बयान दिए थे, मणिशंकर अय्यर ने दिए थे, प्रियंका गांधी ने इस तरह के आपत्तिजनक बयान दिए थे। तो बयानों की, आपत्तिजनक बयानों की एक पूरी फेहरिस्त है कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं की, और अब तो एक पराकाष्ठा कर दी गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे का ये बयान इतना घोर आपत्तिजनक है जिस पर कार्रवाई होनी चाहिए और पूरी कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। जनता तो सबक सिखाएगी, तो इसलिए बीजेपी इतनी आक्रामक है। और कल ही चुनाव आयोग को एक पत्र भेजा गया था। तमाम बीजेपी के शीर्ष नेता, चाहे वो जेपी नड्डा हो, नितिन नवीन हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, तमाम नेताओं ने इसकी निंदा की थी। और आज हमने देखा कि बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिलकर माफी की मांग की है कांग्रेस पार्टी से, और चुनाव आयोग से अपील की है कि वो संज्ञान लेकर कार्रवाई करे। शैलेंद्र, इसके साथ साथ जिस तरीके से आपने कहा कि राज्य में चुनाव आने वाले हैं और वहीं पे एक सभा को संबोधित करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस शब्द का इस्तेमाल किया, तो जुबान तो फिसली नहीं है। भाजपा का ये साफ तौर पर कहना है कि सोची समझी रणनीति है और कहीं ना कहीं चुनाव में खलल डालने की कोशिश और उसका माहौल खराब करने की मंशा के साथ इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के सबसे बड़े शीर्ष नेता हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत के सबसे बड़े शीर्ष नेता हैं जो पिछले 11 वर्षों से प्रधानमंत्री और उससे पहले आप देखें लंबे समय से गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, संवैधानिक पद पर लंबे समय तक रहने का उनका रिकॉर्ड रहा है। दुनिया में तमाम एजेंसियां जब लोकप्रियता के मानक देखती हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसमें शीर्ष पर आते हैं। और ऐसे नेता जो चुना हुआ प्रतिनिधि है, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, जो चुनकर आए हैं, लगातार तीसरी बार जीतकर देश के प्रधानमंत्री बने हैं, उनके बारे में उन्हें आतंकवादी कहना
बीजेपी ये कह रही है कि देखिए ये कांग्रेस पार्टी का एक पैटर्न है और मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये एक लक्ष्मण रेखा क्रॉस की है, जिसमें एक कतई एक तरह से नहीं माना जा सकता कि ये स्लिप ऑफ टंग है। ये पूरा पैटर्न है और उन्हें खुद सामने आकर माफी मांगनी चाहिए और चुनाव आयोग को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इसीलिए हम देख रहे हैं कि बीजेपी के नेता कल से लगातार इस मुद्दे पर लेकर जनता के बीच बयानों का एक तरह से देखें श्रृंखला देखने को मिल रही है। और चुनाव आयोग जो एक तरह से चुनावों के समय बयानों पर नजर रखता है, वहां शिकायत की जा रही है कि सख्त कार्रवाई होनी चाहिए मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र, इन तमाम जानकारियों के साथ। तो हमारे संवाददाता शैलेंद्र इस समय हमें बता रहे थे कि भाजपा का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मुलाकात की और जिस तरीके से कल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया है, उसको लेकर चुनाव आयोग से संज्ञान लेने का आग्रह किया है, साथ ही उचित कार्रवाई करने की भी यह मांग की गई है। और आपको बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले को आज 1 साल हो गया और उसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस तरीके के अपशब्द कहना है एक शाम पहले। उन्होंने कहा बड़े दुखी मन से आज हम ये चुनाव आयोग के साथ मुलाकात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है ये देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ नहीं, ये देश के लोकतंत्र के खिलाफ है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। पहलगाम आतंकी हमले को आज 1 साल हो गया है। पहलगाम आतंकी हमले की पहली बरसी पर देश की आंखें नम हैं। पहलगाम के शहीदों की शहादत को देश भुला नहीं सका है। आज देश उनकी कुर्बानी को याद कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले की पहली बरसी पर कहा है कि भारत आतंकवाद के किसी भी रूप के आगे कभी नहीं झुकेगा और आतंकवादियों के नापाक इरादे कभी सफल नहीं होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुख की इस घड़ी में उनकी संवेदनाएं शोकाकुल परिवारों के साथ हैं जो इस क्षति को सहने की कोशिश कर रहे हैं। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि पिछले साल आज ही के दिन पहलगाम में हुए भयानक आतंकी हमले में जान गंवाने वाले निर्दोष लोगों को हम याद कर रहे हैं। उन्हें कभी भुलाया नहीं जाएगा। मेरी संवेदनाएं उन शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं जो इस अपार क्षति का सामना कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि एक राष्ट्र के रूप में हम इस दुख और संकल्प की घड़ी में एकजुट हैं। भारत आतंकवाद के किसी भी रूप के आगे कभी नहीं झुकेगा। आतंकवादियों के नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहलगाम हमले में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दुख जताते हुए उन्होंने कहा कि 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए कायरतापूर्ण आतंकी हमले में अपनी जान गंवाने वाले निर्दोष लोगों को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम उनके परिजनों और प्रियजनों के असीम दुख में सहभागी हैं। हमारे राष्ट्र पर लगे इन घावों को हम कभी नहीं भूलेंगे। भारत ने दशकों से सीमा पार आतंकवाद का सामना किया है, लेकिन आज हमारा जवाब दृढ़, निर्णायक और अडिग है। अपने ठोस और संकल्पित कदमों के साथ हमने ये स्पष्ट कर दिया है कि हमारे लोगों को नुकसान पहुंचाना या हमारी एकता को बाधित करने की किसी भी कोशिश का सामना पूरी ताकत और स्पष्टता के साथ किया जाएगा। पहलगाम में हुए घातक आतंकी हमले की पहली बरसी पर, जिसमें 26 लोगों की जान गई थी, भारतीय सेना ने आतंकवाद के खिलाफ अपना संकल्प दोहराया। सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत की गई निर्णायक कार्रवाई को याद किया और आतंकियों को चेतावनी दी कि भारत के खिलाफ किसी भी हरकत का जवाब निश्चित रूप से दिया जाएगा। इस जघन्य हमले की बरसी पर सेना के एडीजी पीआई ने एक्स पर पोस्ट कर ये कहा है कि भारत के खिलाफ हर कार्रवाई का जवाब तय है, न्याय जरूर मिलेगा हमेशा। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर जारी है संदेश वाला ग्राफिक भी उन्होंने साझा किया है और ये तस्वीर, ये ग्राफिक आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने पहलगाम हमले की बरसी पर कहा कि आतंकवाद मानवता का बड़ा दुश्मन है और भारत आतंकवाद और उसे शरण देने वालों के खिलाफ अपनी शून्य सहिष्णुता की नीति जारी रखेगा। उन्होंने अपने एक संदेश में कहा कि आज के दिन हम पिछले वर्ष पहलगाम में हुए भयानक आतंकी हमले में खोए निर्दोष लोगों को श्रद्धापूर्वक याद करते हैं। अपनों को खोने का दुख आज भी हर भारतीय के दिल में बना हुआ है। आतंकवाद मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन है जिसके खिलाफ हमें एकजुट होकर लड़ना और उसे हराना होगा। भारत आतंकवाद और उसे शरण देने वालों के खिलाफ अपनी शून्य सहिष्णुता की नीति जारी रखेगा। आज पूरा देश कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की पहली बरसी के मौके पर दुखी है।
बीते साल इसी दिन पहलगाम में आतंकवादियों ने 26 लोगों की हत्या कर दी थी। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया था। इसके बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया था और पाकिस्तान में आतंकियों के कई ठिकानों को तबाह कर दिया था। आज फिर गुजरात के भुज में भारतीय सेना ने अपनी बढ़ती ताकत का परिचय दिया। विशेष युद्ध समूहों ने चालक असॉल्ट बोट्स को तेजी से पानी में चलाया और दुश्मनों को अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। इन नौकाओं को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी तरह से तैयार किया गया था ताकि भारत की सीमाओं के पास आने वाले दुश्मन जहाजों को रोका जा सके। और ऑपरेशन सिंदूर पर आपको दिखाएंगे एक रिपोर्ट, लेकिन उससे पहले ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पहलगाम आतंकी हमले की आज पहली बरसी है। पिछले साल आज ही के दिन पाकिस्तानी आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में निहत्थे निर्दोष लोगों को बेरहमी से मार डाला था। आतंकियों की इस कायराना हरकत का जवाब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से दिया। हमारी सेनाओं ने न केवल आतंक के अड्डों को निस्तेनाबूद किया, बल्कि आतंक के आकाओं को वो सबक सिखाया जिसे पाकिस्तान कभी नहीं भूल सकेगा। तारीख 22 अप्रैल 2025, समय दोपहर लगभग 1 बजे, स्थान जम्मू कश्मीर का पहलगाम। मिनी स्विट्जरलैंड कही जाने वाली बैसरन घाटी उस दिन भी पर्यटकों से भरी थी। धरती का स्वर्ग देखने आए लोगों का उत्साह और उल्लास हर ओर गूंज रहा था। तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ बदल गया। पर्यटकों की खिलखिलाती आवाजें गोलियों की तड़तड़ाहट में दबती चली गईं। हथियारबंद आतंकियों ने निहत्थे निर्दोष लोगों पर धावा बोल दिया था। पर्यटकों को उनका धर्म पूछ कर उनके परिवार, उनके बच्चों के सामने बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। ये कायराना हरकत पाकिस्तानी आतंक की पाठशाला में परवरिश पाए बेरहम हैवानों की थी। हमले में 26 बेगुनाह मारे गए, जिनमें एक नेपाली नागरिक था। इस आतंकी वारदात ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। देश गुस्से में उबल रहा था। ऐसे में एक स्पष्ट और दो टूक चेतावनी दुनिया ने सुनी। इंडिया विल आइडेंटिफाई, ट्रैक एंड पनिश एवरी टेररिस्ट and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. इस लहजे की गहराई और इन शब्दों की ताकत कुछ ही दिनों में सबके सामने थी। 6 और 7 मई 2025 की मध्यरात्रि को हुआ वो एक्शन जो आतंक के खिलाफ लड़ाई के इतिहास में सबसे प्रभावी सैन्य अभियानों में से एक रहा। नाम था ऑपरेशन सिंदूर। जी हां, आतंकियों ने देश की बेटियों के माथे का सिंदूर छीनने का दुस्साहस किया था। अब उसी आतंक के नेटवर्क पर आग बरसने की बारी थी। हमारी बहादुर सेना का ये ऐसा वार था जिससे आतंक का पूरा ढांचा दहल उठा। भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पीओके में स्थित 9 आतंकवादी शिविरों पर ताबड़तोड़ हमले किए। जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों के 100 से अधिक आतंकवादी, उनके प्रशिक्षक, हैंडलर और सहयोगी एक ही वार में ढेर कर दिए गए। साथ ही मिट्टी में मिला दिए गए वो अड्डे जहां से आतंक का खेल खेला जाता था। जब हमारी बहनों, बेटियों का सिंदूर छीना गया तो हमने आतंकियों के फन को उनके घर में घुस के कुचल दिया।
आतंक के आकाओं को अब समझ आ गया है। भारत की ओर नजर उठाने का एक ही अंजाम होगा, तबाही। आतंक पर एक्शन हुआ तो आतंकवादियों का सरपरस्त पाकिस्तान बौखला उठा। आतंक के इस रखवाले ने इसी बौखलाहट में की वो गलती जो इस पर बहुत भारी पड़ने वाली थी। पाकिस्तान ने मिसाइलों, ड्रोन और रॉकेट से भारतीय सैन्य ठिकानों पर हमले का प्रयास किया, लेकिन हमारी सशक्त वायु रक्षा प्रणाली, ड्रोन रोधी तंत्र और उन्नत इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों ने इसे पूरी तरह विफल कर दिया। दुश्मन ना तो किसी भी लक्ष्य को भेद सका और ना ही महत्वपूर्ण सैन्य संपत्ति को कोई नुकसान पहुंचा पाया। नाकामी की इस खिसियाहट के बाद पाकिस्तान को भारत के साहसिक, निर्णायक और अत्यंत प्रभावी जवाबी प्रहार का भी सामना करना पड़ा। भारतीय वायुसेना ने पश्चिमी मोर्चे पर पाकिस्तान के एयरबेसों, कमान एवं नियंत्रण केंद्रों, सैन्य अवसंरचना और वायु रक्षा प्रणालियों पर सटीक हमले किए। इसमें चकलाला, सरगोधा, रफीकी, रहीम यार खान, जैकबाबाद, सुक्कुर और भोलारी जैसे प्रमुख एयरबेसों को कामयाबी से निशाना बनाया गया। भारतीय सेनाओं का प्रहार इतना भीषण था कि पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। जबरदस्त मार खाने के बाद 10 मई 2025 की दोपहर पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सेना के DGMO को संपर्क किया। तब तक भारतीय सेनाएं पाकिस्तान में आतंकवाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर तबाह कर चुकी थीं। आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया था। इसलिए जब पाकिस्तान की तरफ से गुहार लगाई गई और कहा गया कि उसकी ओर से आगे कोई आतंकी गतिविधि और सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाया जाएगा, तो भारत ने उस पर विचार किया। लेकिन स्पष्ट किया गया कि सैन्य अभियान केवल रोका जा रहा है, ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। अगर आगे कोई भी हरकत हुई तो जवाब अधिक तीव्र, अधिक निर्णायक होगा। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी, एक नया पैमाना, न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। भारतीय सेना ने पाकिस्तान और POK में आतंकी अड्डों को तो ध्वस्त किया ही, साथ ही पहलगाम हमले में शामिल हर आतंकी को चुन चुन कर ढेर किया। ऑपरेशन सिंदूर भारत की तीनों सेनाओं के उत्कृष्ट समन्वय, दुश्मन के हर ठिकाने पर हमले की उनकी क्षमता, किसी भी सैन्य दुस्साहस को नाकाम बनाने की ताकत और आतंक के अड्डों को मिट्टी में मिला देने के हुनर की शानदार मिसाल है। हर्षित और सारांश के साथ मालिक अख्तर की रिपोर्ट, DD न्यूज। आगे बढ़ते हैं, जनादेश के जरिए जानते हैं चुनावी राज्यों से जुड़ी खबरें। जनादेश में सबसे पहले बात तमिलनाडु की। तमिलनाडु में एक ही चरण में सभी 234 सीटों पर कल मतदान होना है। इस बार राज्य में कुल 4023 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इस बार सभी की निगाहें राज्य के चर्चित अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी TVK पर है। राज्य की कई सीटों पर TVK को काफी समर्थन मिल रहा है। इस चुनाव में कुल 5.73 करोड़ मतदाता अपने मत का प्रयोग कर सकेंगे। तमिलनाडु के बाद बात पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में कल होने वाले पहले चरण के मतदान के लिए चुनाव आयोग ने व्यापक तैयारियां की हैं ताकि चुनावी प्रक्रिया सुचारू और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो सके।
बंगाल में पहले चरण के मतदान को देखते हुए सभी मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग व्यवस्था के सुचारू संचालन का ट्रायल रन आज से शुरू हो रहा है। यह प्रक्रिया राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय से संचालित की जाएगी। केंद्रीय बलों, कोलकाता पुलिस, राज्य पुलिस और निर्वाचन आयोग के प्रतिनिधि मतदान के दिन बूथों से लाइव प्रसारण सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। इस पहल का उद्देश्य बूथ स्तर पर निगरानी को मजबूत करना और पारदर्शी मतदान प्रक्रिया सुनिश्चित करना है। निर्वाचन आयोग दिल्ली से इस ट्रायल रन के हर चरण की स्वयं निगरानी करेगा। इसके अलावा अनियमितताओं और हिंसा को रोकने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जिसमें अर्धसैनिक बलों की बड़े पैमाने पर तैनाती शामिल है। आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त बल भी तैनात किए जाएंगे। पहले चरण के लिए आवश्यकता पड़ने पर 25 और 27 तारीख को पुनर्मतदान कराया जा सकता है, जबकि दूसरे चरण के लिए यह 1 और 3 तारीख को हो सकता है। यदि आयोग को लगता है कि गड़बड़ियां पर प्रभावी नियंत्रण नहीं हो पाया है और विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से कई शिकायतें मिलती हैं, तो वह पूरी विधानसभा के परिणाम भी रोक सकता है। इस बीच अर्धसैनिक बल मतदाताओं में विश्वास पैदा करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि वे बिना किसी डर के अपने मत का प्रयोग कर सके। जरूरत पड़ने पर मतदाताओं को सुरक्षित रूप से मतदान केंद्र तक पहुंचाने की व्यवस्था भी की गई है। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं पहले चरण में पश्चिम बंगाल में कितनी सीटों पर चुनाव होना है। देखिए ग्राफिक्स आप देख रहे हैं कि विधानसभा सीट है जो पहले चरण की है वो है 152, जिले 16 है। मतदान तारीख कल है, यानी कि 23 अप्रैल का वो दिन है जब पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। उम्मीदवार जो हैं जिनकी किस्मत कल ईवीएम में कैद हो जाएगी वो 1478 हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो ज़िले हैं वो 16 है, विधानसभा सीट 152 है और कल 1400 से ज़्यादा उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। 3.5 करोड़ से ज़्यादा मतदाता हैं जो पहले चरण में अपने मतों का प्रयोग करेंगे। उम्मीदवार आप देख सकते हैं, भाजपा से 152 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है, कांग्रेस से 151 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है, टीएमसी से 149 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं अगर वामपंथी दल की बात करें सीपीआईएम की, तो 98 उम्मीदवार पहले चरण के रण में अपनी किस्मत आजमाते हुए नजर आएंगे। तो पश्चिम बंगाल का ये रण बेहद ही रोचक और ऐतिहासिक होने वाला है। और आइए ग्राफिक्स के जरिए अब आपको बता दें कि पहले चरण में वो कौन से ऐसे चर्चित उम्मीदवार हैं और चर्चित हॉट सीट है जिसको लेकर इस पूरे पहले चरण में सियासी सरमागर्मी तेज रही है। खड़गपुर से आप देख रहे हैं, ये देखिए आसनसोल दक्षिण से अग्निमित्रा पॉल हैं जो कि एमएलए हैं, आसनसोल दक्षिण महासचिव भाजपा पश्चिम बंगाल की। इसके साथ अगर और चर्चित चेहरों की बात करें तो मोयना से अशोक डिंडा हैं जो कि पूर्व क्रिकेटर है और विधायक हैं मोयना से। इसके साथ बहरामपुर से अधीर रंजन चौधरी 5 बार के लोकसभा सांसद रह चुके हैं, साथ ही पश्चिम बंगाल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भी हैं। उसके साथ दिनहाटा से उदयन गुहा है, आप एआईटीसी के कैबिनेट मंत्री हैं यानी कि टीएमसी से हैं और इस बार पहले चरण में ये भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। आसनसोल उत्तर से मौलॉय घटक है, ये भी टीएमसी के कैबिनेट मंत्री हैं। और अर्पिता घोष बालूर घाट से पूर्व राज्यसभा सांसद टीएमसी से और साथ ही साथ थिएटर से जुड़ी रही हैं। दिव्येंदु अधिकारी एग्रा से सुवेंदु अधिकारी के भाई हैं, ये भी इस बार अपनी किस्मत आजमाते हुए नजर आएंगे और इनकी भी किस्मत कल ईवीएम में कैद हो जाएगी। गौतम देव है महापौर सिलीगुड़ी के, नगर निगम टीएमसी के साथ जुड़े हुए हैं। तूफानगंज मालती रॉय है, आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है भाजपा महिला मोर्चा से, ये भी इस बार अपनी उम्मीदवारी कर रही हैं। माथा भांगा से निशीथ प्रमाणिक है जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। तो पहले चरण के तमाम दिग्गज हैं जिनकी कल किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। और बात करें अगर पश्चिम बंगाल के दूसरे चरण की, तो यहाँ के रण की बात करें तो बड़े बड़े दिग्गज प्रचार के लिए मैदान में उतर आ चुके हैं। एक तरफ टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी हैं, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में जनसभाएं और रोड शो करेंगे। अमित शाह सोनापुर दक्षिण विधानसभा में रोड शो करेंगे, वहीं दसमन उन्नत विधानसभा, हावड़ा विधानसभा और सप्तग्राम विधानसभा में बंगाल की जनता को संबोधित करेंगे। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। भाजपा के दिग्गज स्टार प्रचारक पश्चिम बंगाल में एक के बाद एक चुनावी रैली कर रहे हैं। आज भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह उत्तर 24 परगना में दमखम में पहली
दमदम में पहली चुनावी जनसभा करेंगे। ये जनसभा न्यू बैरकपुर अग्रदूत मैदान में होगी। इसके बाद वे बानीपुर हाबरा में डॉक्टर BR अम्बेडकर स्पोर्ट्स ग्राउंड में चुनावी रैली को संबोधित करने वाले, साथ ही हुगली के सप्तग्राम में चुनावी जनसभा को भी वे संबोधित करेंगे। इसके बाद शाम की बात करें तो 5:15 बजे कोलकाता के सोनापुर में उनका रोड शो है और ये रोड शो सोनापुर मोड़ से शुरू होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज हावड़ा के जोरा सांको, चकदाहा और उदय नारायणपुर में रैलियां करने वाले हैं। या समाजवादी पार्टी तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी स्टार प्रचारक के तौर पर हावड़ा में कई जगहों पर आज चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे, साथ ही चुनावी प्रचार में हिस्सा भी लेंगे। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा कालना और बोगांव दक्षिण में जनसभा करेंगे। वे बर्धमान में रोड शो में भी भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आरोपों की सूची लंबी होती जा रही है। इस बार उन्होंने भवानीपुर में फर्जी मतदान की आशंका जताई है। उन्होंने भवानीपुर में 63, 74 और 77 नंबर वार्डों में केंद्रीय बलों के जरिए फर्जी मतदान कराने के गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि दूसरे चरण में अपने क्षेत्र के मतदान के दौरान किस तरह वे देश विदेश के कैमरों के फोकस में रहेंगे। दूसरे चरण का मतदान उत्तर 24 परगना के जगदल में भी होना है। यहाँ एक चुनावी सभा के दौरान धमकी भरे अंदाज में ममता ने कहा कि मैं ईंट का जवाब पत्थर से देती हूँ। चुनाव के दिन मेरे क्षेत्र में 63, 74 और 77 नंबर वार्डों में सेंट्रल फोर्स लगाकर फर्जी वोट कराने की योजना बनाई गई है। ऐसा जवाब दूंगी कि समझ जाओगे, तुम मुझे नहीं जानते। जहां भी तुम गड़बड़ी करोगे मैं वहीं पहुंच जाऊंगी। ममता ने कहा कि अगर मुझे बैन किया गया तो पूरा देश और पूरी दुनिया मुझे देखेगी। मैं घर पर बैठकर सत्याग्रह करूंगी, पूरे देश और दुनिया में हलचल मच जाएगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता हवाई अड्डे के कर्मचारियों पर उनका हेलीकॉप्टर रोके जाने का आरोप लगाया है। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार के दौरान जगदल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कोलकाता रनवे पर उनके हेलीकॉप्टर को जानबूझकर रोका गया। तो जनादेश में ये थी चुनावी राज्यों से जुड़ी खबरें। आगे भी आपको अपडेट करते रहेंगे। यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से जुड़े मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने उनके खिलाफ याचिका दायर की है, जो इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी यानी आईपैक पर हुई छापेमारी से जुड़ी हुई है। ईडी ने याचिका में सीएम ममता बनर्जी, डीजीपी राजीव कुमार और कोलकाता पुलिस कमिश्नर मनोज कुमार को पक्षकार बनाते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने की मांग की है। ममता बनर्जी पर आरोप है कि उन्होंने ईडी की कार्रवाई में हस्तक्षेप किया था। दरअसल आपको बता दें कि 8 जनवरी को ईडी ने कथित कोयला तस्करी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आईपैक के दफ्तर और अन्य ठिकानों पर छापे मारे थे। एजेंसी का आरोप है कि इस दौरान ममता बनर्जी 100 से ज्यादा पुलिसकर्मियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंची। ईडी के मुताबिक उन्होंने तलाशी के दौरान बिना अनुमति के लैपटॉप, मोबाइल फोन और चुनावी डेटा से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज हटाए। इस मामले की सुनवाई पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि यह जांच प्रक्रिया में कथित हस्तक्षेप और अधिकारों के दायरे जैसे अहम सवाल उठाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिवसीय जर्मनी के दौरे पर हैं। आज उन्होंने बर्लिन स्थित भारतीय दूतावास में आयोजित भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने वहां मौजूद भारतीयों के साथ बातचीत भी की। रक्षा मंत्री ने जर्मनी की अर्थव्यवस्था को खड़ा करने में भारतीयों के योगदान का भी जिक्र किया। उन्होंने जर्मनी के साथ पूरे हो रहे औपचारिक राजनयिक संबंधों को खास बताया।
वर्ल्ड की टॉप 3 इकोनॉमीज में हमारा जर्मनी इस समय खड़ा है। यहाँ पर जर्मनी के जो मूल निवासी हैं उनका कंट्रीब्यूशन है, वहीं पर किसी न किसी हद तक हमारे इंडियन डायस्पोरा के भी मित्रों का कंट्रीब्यूशन है। इस सच्चाई को भी कोई नकार नहीं सकता है। और साथियों, मैं मानता हूं कि अपने आप में एक अचीवमेंट है कि भारत और जर्मनी के रिलेशंस समय के साथ धीरे धीरे मजबूत होते गए और आज हमारे जर्मनी के साथ बहुत ही अच्छे रिलेशंस हैं। इस साल जो हमारे जर्मनी के साथ फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं उसके 75 ईयर्स पूरे हो रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि यह बहुत ही खास है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत और जर्मनी केवल राजनीतिक और रणनीतिक संबंध ही साझा नहीं करते, बल्कि अपनी कला और संस्कृति को भी बड़े उत्साह के साथ साझा करते हैं। आज जर्मनी यूरोप में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है। रक्षा मंत्री ने साथ ही बताया कि भारत में आज 2000 से ज्यादा जर्मन कंपनियां सक्रिय हैं, जो ऑटोमोबाइल, इंजीनियरिंग, केमिकल, फाइनेंस और टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। जर्मनी के बीच एक ऐसे रिश्ते बने हैं जो कि लगातार आगे बढ़ रहे हैं और इंडिया और जर्मनी केवल पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक रिलेशंस ही शेयर नहीं करते हैं, बल्कि अपने आर्ट एंड कल्चर को भी बड़े उत्साह के साथ शेयर करते हैं। साथियों, पिछले 7 डिकेड्स में हमारे संबंध हर सेक्टर में जर्मनी के साथ मजबूत हुए। आज जर्मनी यूरोप में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है, ट्रेड पार्टनर। और भारत में आज 2000 से अधिक जर्मन कंपनियां एक्टिव हैं जो ऑटोमोबाइल, इंजीनियरिंग और केमिकल, फाइनेंस और टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में अपना मेजर कंट्रीब्यूशन दे रही हैं। पंच केदारों में से एक आध्यात्मिक ऊर्जा के केंद्र श्री केदारनाथ धाम के कपाट आज से ग्रीष्मकालीन यात्रा के लिए खुल चुके हैं। तय शुभ मुहूर्त में पारंपरिक रीति रिवाजों और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ मंदिर के पट खोले गए हैं। कपाट खुलने के अवसर पर मंदिर को 51 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। अब अगले 6 महीनों तक बाबा केदार के दर्शन भक्त कर सकेंगे। वहीं इस खास अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी धाम पहुंचकर बाबा केदार का आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी संख्या भी देखने को मिल रही है। शिव के जयकारों से पूरी केदार घाटी गुंजायमान है। श्री केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक शुभकामना संदेश सोशल मीडिया के जरिए दिया है। उन्होंने लिखा, देवभूमि उत्तराखंड की पवित्र धरती पर आज श्री केदारनाथ धाम के कपाट पूरे विधि विधान के साथ हम सभी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। केदारनाथ धाम और 4 धाम की यह यात्रा हमारी आस्था, एकता और समृद्ध परंपराओं का दिव्य उत्सव है। प्रधानमंत्री ने साथ ही अपने संदेश में लिखा कि इन यात्राओं से हमें भारत की सनातन संस्कृति के दर्शन भी होते हैं। इसी के साथ एक पत्र साझा कर प्रधानमंत्री ने अपनी भावनाएं भी व्यक्त की। इस पत्र में उन्होंने 5 संकल्पों के बारे में बात की है। ये संकल्प हैं स्वच्छता, प्रकृति पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, सेवा सहयोग और एकता पर बल, वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा और साथ ही अनुशासन, सुरक्षा और मर्यादा का पालन करने पर जोर देते हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पूरे देश में 9 से 23 अप्रैल तक 8वां पोषण पखवाड़ा चलाया जा रहा है, जो इसके तहत सरकार सूरत में विभिन्न जन सभाओं के माध्यम से मां और बच्चों को पोषण प्रदान कर रही है। आंगनवाड़ी आने वाली गर्भवती महिलाओं को भी उनके बच्चे के जन्म तक अनाज, दूध और दालों सहित पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके साथ ही हर महीने नियमित रूप से मेडिकल चेकअप भी किए जाते हैं। पोषण पखवाड़िया चल रहा है 9 अप्रैल से 23 अप्रैल तक। पोषण पखवाड़िए में हम माँ एवं बच्चों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और उसके विकास के लिए सब माहिती इकट्ठी करके माताओं को समझाते हैं और 0 से 6 साल के बच्चे को उसका मानसिक विकास हो, इसलिए खिलौना खेलने के लिए देते हैं। महिला और बच्चों के लिए हम इधर पोषण देते हैं, पूरक पोषण देते हैं। बाल बच्चे को पूरक आहार देते हैं और पूर्व प्राथमिक शिक्षण भी देते हैं। इधर आरोग्य तपास भी देते हैं।
मेरे बच्चा हुआ तब भी हमें मातृशक्ति डे है और मेरे बच्चे के लिए भी यहाँ से देते हैं। यहाँ से हमको अनाज दिया जाता है और दाल दिया जाता है, चना दिया जाता है और तेल दिया जाता है। बच्चे के लिए वो बाल भोग का पैकेट दिया जाता है, हमारे लिए मातृशक्ति का पैकेट, उसको जो अलग अलग चीज बना के खिलाने बच्चे को और हम भी खाते हैं। अच्छा मिलता है कुछ नहीं, दाल चना चावल दाल ये सब मिलता, अच्छा मिलता है, इसलिए सरकार का बहुत बहुत आभारी है। गुजरात के डांग जिले में पोषण पखवाड़े के तहत कुल 442 आंगनवाड़ी केंद्रों में विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। आंगनवाड़ी केंद्रों में कार्यकर्ता मंगल दिवस मना रही हैं, बच्चों का नियमित रूप से वजन और लंबाई माप रही हैं और उन्हें प्री स्कूल शिक्षा और खेलकूद करवा रही है। नियमित पूरक पोषण प्रदान कर रही है और स्थानीय खाद्य पदार्थों से बनने वाले व्यंजनों का प्रदर्शन कर रही है। इसके अलावा वे लाभार्थियों के घरों का दौरा करने के कार्यक्रम को भी सफलतापूर्वक लागू कर रही है। साथ ही अभिभावकों को पोषण के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। जो भी हमारे बच्चे 0 से 5 साल के बच्चे, उनका स्क्रीनिंग करते हैं। स्क्रीनिंग करने के बाद में जो लोग सेम और मैम में आते हैं उसका हम एपेटाइट टेस्ट करते हैं। जो सेम है उसका एपेटाइट टेस्ट करते हैं और जो फेल होते हैं तो उसको हम पीडियाट्रिशियन के और एनआरसी में एडमिट करते हैं और सभी बच्चों को जो सेम और मैम है वो नॉर्मल में आ जाए, ऐसा हमारा प्रयास हर वक्त रहता है। कुल हमारे अभी सेम और मैम मिला के 4000 से ऊपर बच्चे हैं और हमारा जो टारगेट है वो हर एक बच्चे को हम अगले 3 महीने में नॉर्मल बच्चे की हम ले आएंगे। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए DD न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।